हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग डार्विनवाद के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लेमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इसको देखा, इसमें जैव विकास के सिद्धांत को देखा और इसमें इनके उदाहरणों को देखा। इन्होंने जिराफ पर उदाहरण दिया, उसको देखा कि उसकी जो गर्दन है वो किस तरह से लंबी हो गई। पहले उसके पूर्वज कैसे थे तो उनकी छोटी गर्दन और आगे की जो टांगें थी वो छोटी हो गई थी, मतलब हो गई नहीं थी और उसके बाद उनको भोजन नहीं मिला था, यानी ज़मीन पर भोजन नहीं मिल रहा था, पेड़ पौधे सूखने लगे थे, पत्तियां और घास सूखने लगी थी, तो उनको भोजन चाहिए था। तो भोजन कहाँ मिलता? तो फिर वो पेड़ों के ऊपर मतलब पत्तियां लगी हुई थी, तो उनको भोजन की वो तलाश में, यानी कि वो भोजन की तलाश कर रहे थे कि हमको भोजन कैसे मिले। तो जब पत्तियां देखी पेड़ पर तो उनको उचक उचक कर, यानी कि जो अगली टांगे थी उससे उचक उचक कर और गर्दन को ऊपर उठा उठा कर पत्तियों को प्राप्त कर रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो अगली जो पीढ़ी हुई, यानी ये नहीं होता है कि परिवर्तन एकदम से होता है, अचानक से होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मतलब आज आप कोई वर्क कर रहे हैं उसका कल रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आता है लेकिन उसमें टाइम लगता है। क्या होता है? तो उसमें टाइम लगता है। इसी तरह से क्या हुआ, जो पहले इनकी गर्दन छोटी थी और पैर आगे के छोटे थे, लेकिन वो धीरे 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 हजारों पीढ़ियों के बाद इनकी गर्दन लंबी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने उस गर्दन को उठाकर और पत्तियों को प्राप्त कर रहे थे। इसी तरह देखिए, सांप का एग्जाम्पल दिया कि पहले उनके पैर होते थे, वो घास में और झाड़ियों में चलते थे और बिल में घुसते थे, लेकिन उनके जो पैर थे वो उनमें मतलब उनके रेंगने में, अंदर बिल में जाने में दिक्कत कर रहे थे। वो धीरे धीरे क्या होते कि विलुप्त होते गए और अब क्या है, अब उनके पैर नहीं है, यानी विलुप्त हो गए। तो इस तरह से हमने इनके बारे में पढ़ा। हालांकि इनमें कुछ कमियां भी रही जिनको बताया गया कि जैसे कि बीजमैन ने अपने प्रयोगों में क्या किया, इनका खंडन कर दिया। इन्होंने ये प्रयोग किया कि जो इनकी पीढ़ी होती है तो उस तरह से इनके मतलब प्रभाव पड़ता है और जो आगे की आने वाली पीढ़ियां होती हैं तो उसमें वो प्रभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन बीजमैन ने क्या किया, बीजमैन ने इसका खंडन किया। उन्होंने चूहों पर, यानी कि काफ़ी टाइम तक, यानी 22 पीढ़ियों तक, कितनी पीढ़ियों तक? तो 22 पीढ़ियों तक उस पर क्या किया, नवजात चूहों की पूंछ काट दी। और फिर क्या हुआ, जब संतानें हुई तो पूंछ न होना तो बहुत दूर की बात थी, पूंछ छोटी भी नहीं हुई। तो इस तरह से इनका जो सिद्धांत था उसका खंडन भी हुआ और उसमें कमियां भी बताई गई। तो हम लोगों ने देखिए इनके जो सिद्धांत है उनको उसको पढ़ा और कमियों को भी पढ़ा। हमने सब कुछ डिटेल में कंप्लीट किया। आज हम लोग डार्विनवाद का सिद्धांत इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डार्विनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है ना? तो इंग्लैंड के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। किसने? तो देख लेते हैं। देखिए, इंग्लैंड के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1809 में, ठीक है ना, और इन्होंने 1809 से 1822 ईस्वी तक 20 वर्षों तक प्रकृति में अनेक स्थानों की यात्रा की। यानी कि इन्होंने क्या किया कि प्रकृति में अनेक जगहों की यात्रा की। उन्होंने क्या, बहुत सारे जीवों को अवलोकन भी किया और संग्रह भी किया और अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत का। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो डार्विनवाद है इसमें किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो प्राकृतिक वर्ण का, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, लगभग अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात 1858 ईस्वी में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति मानक पुस्तक में प्रकाशित किया। अब समझ लेते हैं प्राकृतिक वर्णवाद को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। किस प्रकार प्रस्तुत किया गया? तो इनके जो तथ्य हैं उसको देखते हैं, परिणाम देखते हैं। तो जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, यानी जीवन संघर्ष। जीवन कैसा होता है? संघर्ष से भरा हुआ होता है, क्योंकि सभी को अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। उससे तभी मनुष्य हो या जीव जंतु कोई भी हो वो जी पाते हैं अपने आप को अनुकूल
पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं, उसमें और भी जो समस्याएं होती हैं उससे निपटते हैं। यानी समस्याएं क्या कि उनको भोजन नहीं मिल रहा। जैसे हम फिर से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जिराफ को क्या था, भोजन नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, उसने भोजन की तलाश पेड़ों की पत्तियों को मतलब के रूप में किया, और उसने फिर भी उसको नहीं प्राप्त हो रहा था तो उसने अपने अगले पैरों को उचका उचका के, गर्दन को ऊपर उठा उठा के पत्तियों को प्राप्त करने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जीव अगर संघर्ष नहीं करता है, यानी देखिए जीव अगर संघर्ष नहीं करता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। अगर जिराफ संघर्ष ना करता तो क्या वो जीवित रह पाता, क्योंकि उसको जो भोजन की ही प्राप्ति नहीं हो पाती तो वो जीवित नहीं रह पाता। तो इस तरह से हर जीव को, हर जीव जंतु को संघर्ष करना पड़ता है अपने माहौल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें हम समझ लेते हैं जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, इसको समझते हैं, और जीवों की संख्या में स्थिरता, इसको समझते हैं। इसमें देखिए इसको प्रकृति का नियम भी कहते हैं। जिन जातियों में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होते हैं ना, इनमें से ज़रूरी नहीं होता है कि सभी रहें, है ना। कुछ क्या होता है, कुछ रह जाते हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली एक वर्ष में क्या होता है 4 से 5 बच्चे उत्पन्न करते हैं, और जिनमें से कुछ मर जाते हैं। और मादा एस्केरिस 2.5 करोड़ से अधिक अंडे देती है। कितने अंडे देती है, तो 2.5। लेकिन क्या होता है, एक मांस पौधे के संपुष्ट में 2000 से अधिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। यदि सभी जीव जातियों का पूरा विकास हो जाए, यानी कि सभी जीवित हो जाएं, सभी जीवित रह जाएं, तो क्या होगा, द्विगुणन अनुपात द्वारा वृद्धि का पूरी पृथ्वी ढक जाएगी। क्योंकि देखिए जब जितने, जैसे कि अगर 4 से 5 बच्चे उत्पन्न करते हैं, अगर ये सब इतने रह जाएं और इनमें से कोई भी जैसे मृत्यु को प्राप्त ना हो, यानी सारे जो है जीवित ही रह जाएं, या मादा एस्केरिस हैं तो 2.5 करोड़ से अधिक अंडे देते हैं, ये सभी ये रह जाएं तो क्या होगा, तो पृथ्वी पूरी ढक ही जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाता है, यानी कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता और जीवों की संख्या में स्थिरता, यानी जीवन संघर्ष, और सभी जीवों को संघर्ष करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो जीवन है वो बहुत सादा है और उसको जीते चले जाएं, ऐसा नहीं है। जीवन सादा नहीं है, वो संघर्षों से भरा पड़ा है, उसको आपको जीतना है। जीने के लिए आपको उसमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको रहना होता है। और जब रहना होता है तो आपको क्या करना होता है, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको आपको जुटाना होता है, और अगर आप जुटाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपका जीवन संभव है, अन्यथा नहीं संभव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जीवन संघर्ष और भिन्नता। इसमें क्या हो जाता है कि देखिए दुनिया में यानी जगह जगह पर यानी स्थान, भोजन सीमित है, भोजन तो सीमित है ना, वही चीज़ की भोजन सीमित है, इसलिए सभी उत्पन्न जीव जीवित नहीं रह सकते। अगर जितने हमने अभी बताया 2 करोड़ से अधिक अंडे देती है कौन, एस्केरिस, अगर ये सब जीवित रह जाएं तो क्या है, जो दुनिया में अपने संसार में इतना भोजन है नहीं ना, तब क्या होगा, सभी के लिए जीवन कष्टमय हो जाएगा। और इसी क्या होता है कि जब प्रकाश, भोजन, जल, यानी हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, तो संग्राम छिड़ जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे हम रहेंगे, वो कहेंगे हम रहेंगे। जब इतनी सारी आबादी होगी और जब ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास इतने साधन सीमित नहीं हैं। जब साधन सीमित नहीं है तो इतनी आबादी को कैसे जिंदा रखा जा सकता है ना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का प्रकृति चयन करती है ना। प्रकृति क्या करती है, चयन करती है, और इसको क्या कहते हैं, तो प्रकृतिवाद चयन, प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। और इस प्रकार डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है। जीवन संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए जीवन संघर्ष केवल एक ही जाति में होता है, और क्या होता है, फिर जीवन संघर्ष विभिन्न जातियों में होता है, और फिर क्या होता है, जीवन संघर्ष जीव और वातावरण के बीच में भी होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जीवन संघर्ष केवल एक ही जाति से होता है। जैसे जब यहाँ पे अभी हम इसी का उदाहरण दे देंगे
कि स्कैरिज 2.5 करोड़ से अधिक अंडे देती है। अब ये इतने अंडे देती है और सभी जीव उत्पन्न हो जाए और सभी लोग जीवित रहे, तो इसी में क्या होगा, इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि इस जाति में जितने लोग हैं तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो कहेंगे हमको भोजन की प्राप्ति हो, जगह की प्राप्ति हो, और दूसरा कहेगा, यानी एक ही जाति में संघर्ष होने लगेगा, एक ही जाति में क्या होगा, युद्ध छिड़ जाएगा, जिसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि युद्ध छिड़ जाएगा। और देखिए जीवन संघर्ष विभिन्न जातियों में जैसे मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य अपने में रह रहा है, कोई जीव जंतु है वो अपने में, अब उनको भी रहने की जगह नहीं मिली, उनको भी रहने की जगह नहीं मिली, तो अब क्या करेंगे, इसमें संघर्ष ही तो छिड़ जाएगा। तो ये हो जाता है कि जीवन संघर्ष में विभिन्न जातियों में, और जीवन संघर्ष जीव और वातावरण के मध्य संघर्ष हो जाता है। तो इस तरह से 3 तरह से जीवन में संघर्ष 3 प्रकार से हो जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी नई स्पीसीज की उत्पत्ति और वातावरण में परिवर्तन। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जो संघर्ष करेगा वो क्या होगा, वो योग्य कहलाएगा, और जब योग्य कहलाएगा तो वही तो जी पाएगा, और जो योग्य नहीं कहलाएगा, जो संघर्ष ही नहीं करेगा, तो वो जी क्या पाएगा। उसको जब खाने के लिए भोजन, रहने के लिए स्थान, जगह, ये सब नहीं प्राप्त हो पाएगी, तो वो कैसे जीवित रहेगा, है ना। तो वातावरण में परिवर्तन यहाँ पे क्या हो जाता है, और वातावरण में परिवर्तन भी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हम लोग समझ लेते हैं, देखिए ये सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर प्रतिपादित किया गया। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। डार्विन ने बताया कि सभी जीवों में जनन करने की उच्च क्षमता होती है, किंतु जीवित रहने में सभी सफल नहीं हो पाते। एक पेड़ द्वारा बने सभी जीव उगने और वृक्ष बनने में सफल नहीं हो पाते हैं। मछली के सभी अंडे में बच्चे पैदा होकर वयस्क नहीं हो पाते। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया, वही चीज़ हम लोग जिस पे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, यानी जीव जंतुओं में भी, पेड़ पौधों में भी, मनुष्यों में भी जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि सभी जीवित ही रहें, क्योंकि अगर सब जीवित रह जाएंगे तो पृथ्वी क्या होगी, ढक जाएगी। फिर क्या होगा, जब ढक जाएगी तो लोगों में मारामारी मच जाएगी, यानी कि सभी को उतनी चीज़ें मुहैया, यानी कि अवेलेबल नहीं हो पाएगी। जब अवेलेबल नहीं हो पाएंगी तो संघर्ष छिड़ जाएगा। अब मान लीजिए, देखिए अंडे कितने होते हैं, जैसे मछली ही कितने अंडे देती है, तो क्या सारे जो है बच्चे ही बन जाते हैं, या मुर्गी कितने अंडे देती है, तो क्या सब बच्चे ही बनते हैं, नहीं ना। कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडे ही खा लिए जाते हैं, या जैसे उनका यूज़ कर लिया जाता है, बहुत चीज़ों में उनका यूज़ होता है, तो यूज़ कर लिया जाता है। अगर मानिए कि जितने अंडे उसने दिए और सारे बच्चे हो जाएं, तो क्या सही है, नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, पृथ्वी ढक जाएगी, उनसे ही ढक जाएगी। यानी कि जो भी जाति है, जिस जाति के में सारे बच्चे अगर होंगे और वो सारे जीवित रहेंगे, तो हर जाति में यही चीज़ होगी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, कुछ भी हो। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद जीवन संघर्ष पे भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से हम लोग देखिए नोट्स के द्वारा भी डिस्कस कर लेते हैं। जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है, अतः अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसे बड़ी जीव जंतुओं से अपनी रक्षा करना, वातावरण के प्रभाव से बचना। संघर्ष करने के बाद वह जीवित रह पाता है ना। देखिए इसमें क्या होता है, अब इन्होंने एक चीज़ बताई, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो जैसे पेड़ पौधे उसको कौन खाता है ना, तो जैसे खरगोश खाता है, फिर खरगोश को कौन खाता है, तो इस तरीके से एक सर्किल बनता है ना, एक सर्किल बनता है। और वो जो सर्किल होता है वो क्या होता है कि अगर वो ना हो, यानी मान लीजिए कि पेड़ पौधों को खरगोश ना खाए, फिर खरगोश को जैसे कोई मांसाहारी जंतु ना खाए, फिर उसके बाद बढ़ता गया, उसके बाद लास्ट में जो मृत शरीर होता है उसको गिद्ध ना खाए, तो गिद्ध क्या कहलाता है, गिद्ध देखिए सफाई कर्मी कहलाता है ना।
अगर वो ना हो तो हमारी जो पृथ्वी है वो प्रदूषित हो जाएगी, सड़े गले इधर उधर सब जैसे जीव जंतु जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो हो जाएंगे। तो क्या होगा कि उसमें फिर बदबू पैदा हो जाएगी, उसमें गंदगी हो जाएगी और लोग मरने लगेंगे। लेकिन एक सर्किल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है और इस सर्किल के अकॉर्डिंग रहना होता है। यही चीज़ क्या हो जाती है कि सभी को अपना अपना भोजन भी मिल जाता है और जब भोजन की प्राप्ति भी हो जाती है, प्लस देखिए हमारा जो पर्यावरण है वो भी हमारा सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसमें हो जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो जीवन संघर्ष में वही जीवन सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के अनुसार ढाल लेते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ बताई गई है कि जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, वो किसी का भी जीवन हो। अगर आपने अपने जीवन को जीना सीख लिया और जो चीज़ की आपको प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको मुहैया नहीं हो रही है, उस चीज़ को आपने खोज लिया और जब खोज लिया, क्योंकि आप खोजी बन गए, आपने खोजा उसको और आपने जीने की राह देख ली, यानी कि क्या हुआ कि संघर्ष कर लिया। अब जब संघर्ष कर लिया, जीना सीख लिया, तो आप जी सकते हैं। और अगर जिसने जीना नहीं सीखा, जिसने संघर्ष करना नहीं सीखा, वो नहीं जी सकता है और वो क्या होता है, वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जिस तरह से जिराफ ने पेड़ की पत्तियों को ना प्राप्त किया होता तो उसका जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, अब उसने पेड़ की पत्तियों को प्राप्त किया और उसको खाया और जिंदा रहा, है ना, क्योंकि अगर भोजन नहीं करता तो मर जाता। तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। फिर आपकी विभिन्नताएं हो जाती हैं। देखिए सभी जीवों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीवों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। अब आपने देखा होगा कि जो भाई बहन होते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं, वो भी एक तरह के नहीं होते। देखिए पहले तो उनका फेस चेंज होता है, सभी का फेस चेंज होता है, प्लस उनके मिजाज भी चेंज होते हैं। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई नहीं अच्छा होता है। किसी का मिजाज कैसा होता है ना, किसी का हंसमुख मिजाज होता है, किसी का गुस्से वाला मिजाज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक ही माता पिता की संतानें हैं, मान लीजिए 3 संतानें, तो क्या तीनों एक जैसी हैं? नहीं है, उनमें परिवर्तन होता है, उनमें वो अलग अलग होते हैं, यानी उनमें फर्क होता है। और इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों में भी भिन्नता होती है। अब जो प्रकृति में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें भिन्नता होती है ना। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ऊँट है, तो ऊँट कहाँ रहता है? ऊँट देखिए रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अभी आप सोच लो कोई और जंतु को वहाँ रेगिस्तान में भेज दो, क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके गद्दीदार पैर नहीं है, वो बालू पे चलने में सक्षम नहीं है, उसके पास थैली नहीं है जिसमें वो पानी भर के हफ्तों तक वो जीवित रह सके। ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी जीवों में ऐसा नहीं है। कुछ जीव देखिए जैसे ठंडे इलाके में रहते हैं तो वो गर्म इलाके में नहीं रह सकते, कुछ गर्म इलाके में रहते हैं तो वो ठंडे इलाके में नहीं रह सकते। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं, है ना। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ पे उगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सभी में भिन्नता होती है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो। मनुष्य भी ऐसा नहीं है कि वो हर जगह, अभी हम लोग जैसे मान लीजिए गर्म इलाके में रह रहे हैं या ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे सर्दी गर्मी बारिश सब चीज़ होती है, और हम लोग मान लीजिए ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ ठंडा एरिया है, वहाँ पे क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन जाएंगे दूसरे दिन तो बीमारी हो जाएंगे। और अगर जो ठंडे एरिया में लोग रहते हैं वो गर्म एरिया में चले जाएं, वो वहाँ पे बीमार पड़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जीवों में भिन्नता होती है और जो भिन्नता होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? उसी को अनुकूलन कहते हैं। और अब हम अनुकूलन को पढ़ेंगे। देखिए वातावरण में अनुकूलन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुकूलन किसे कहते हैं। तो अनुकूलन अपने आप को माहौल में ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है ना। अपने आप को, जैसे मान लीजिए मछली है, पानी में रहती है, तो क्या उसने अपने आप को ढाला ना, वहाँ उसके जो गिल्स हैं, है ना, फेफड़े हैं, उससे वो सांस लेती है। हम लोग के पानी में रह के जिंदा रह सकते हैं? हम लोग अगर नहीं तैरना जानते हैं तो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगर तैरना जानते हैं तो तैर के बाहर निकल आएंगे। लेकिन क्या है, क्या पानी के अंदर जीवन हमारा है? नहीं है। लेकिन मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। क्यों?
क्योंकि उसने अपने आप को पानी के अकॉर्डिंग ढाल लिया, क्योंकि उसका जो अनुकूलन है वो वहीं पे अनुकूलन उसका हो रहा है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि जो ऊँट है उसके गद्दीदार पैर है, उसने रेगिस्तान, वहाँ पे बालुई इलाका है ना, वहाँ पे बालू ही बालू है, तो उसने वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। वहाँ पे रहना, अभी यहाँ पे आ जाए जहाँ पे ईंट है, पत्थर है और जहाँ पे रोड बनी हुई है और ऊँट को दौड़ा दिया जाए, तो क्या वो दौड़ सकता है? वो कुछ टाइम के लिए भले रह ले, लेकिन वो नहीं रह पाएगा, अपने लाइफ टाइम नहीं रह पाएगा। कुछ समय के लिए, मान लीजिए कुछ दिनों के लिए वो रह सकता है कहीं पे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं रह पाएगा, उसको कंफर्टेबल नहीं होगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। वो जहाँ पे रहता है यानी रेगिस्तान में, वहीं पे वो कंफर्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसको अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन मतलब अपने आप को वहीं पे उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए नई जाति की उत्पत्ति, तो किसी जीव की एक जाति में पीढ़ियों तक निरंतर जीवन संघर्ष या परिवर्तन होने से वो जीव अपने पूर्वजों में इतना भिन्न होता है कि उससे नई जाति की उत्पत्ति होती है। जैसे शेर, चीता, बिल्ली, तेंदुए एक दूसरे की रचना में बहुत मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ अलग अलग जातियों के माने जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए जैसे पहले मनुष्य कैसा था। मनुष्य देखिए, आपने देखा होगा चित्र बने हुए हैं कि पहले वो झुक के चलता था, फिर हल्के से उठ के, फिर उससे ज़्यादा उठ के, फिर उससे ज़्यादा उठ के, यानी कि पहले क्या बंदरों जैसा, है ना, बंदरों जैसा। फिर उसके बाद धीरे 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 वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, पैरों से चलने लगा। फिर उसने क्या किया, अपने आप को पहले ऐसे निर्वस्त्र रहता था, फिर वस्त्रों को उसने धारण किया। उसके बाद उसने जब खाना तो स्टार्टिंग ही से, वस्त्र तो बाद में पहने, लेकिन पहले तो खाना, पहले उसने शिकार किए, ऐसे ही खाता था। और पेड़ों के जैसे कि उसमें फल लगे होते थे वो खा लेता था, और शिकार करके ऐसे ही कच्चा मांस खा लेता। उसके बाद भूनने लगा मांस को, जब आग की खोज हुई तब भूनने लगा मांस को, भून के खाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई, जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई, उसका आविष्कार होता गया। जैसे उसका ये हुआ कि हमें यानी हमें भोजन बनाना चाहिए, तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनका आविष्कार होने लगा। किससे जायके आते हैं, उनका आविष्कार होने लगा। उसके बाद हमें कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे उठना है, कैसे, मतलब बहरहाल हम लोगों के चारों तरफ जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, आविष्कार का ही। भाई हर चीज़ की, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, यानी मान लीजिए कपड़े में बटन लगाना है, उस कपड़े को रोकना है तो बटन बनाना है, तो उसका भी तो आविष्कार ही तो हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि संघर्ष से ये सब चीज़ें हो पाई, है ना। अब यहाँ पे हम देखिए नई जाति की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। अब देखिए शेर, चीता, बिल्ली, तेंदुए सब पहले क्या थे, एक ही जाति के थे ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता गया। अब क्या है, अब ये लोग एक दूसरे अलग माने जाते हैं, अब अलग अलग जातियों के माने जाते हैं। क्योंकि आप शेर को देखेंगे कि कहेंगे अब ये शेर है, इसकी जाति अलग है, चीता है, इसकी जाति अलग है, बिल्ली है, इसकी जाति अलग है, तेंदुआ है, इसकी जाति अलग है। पहले ये क्या था, एक ही जाति के थे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं नव डार्विनवाद। तो नव डार्विनवाद का एक संशोधित रूप है, और बीजमैन एवं उनके साथियों ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को छोड़कर अन्य की आलोचना की। इन नव डार्विनवादियों ने अपने प्रयोग में देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछ काटी गई, किंतु अगली पीढ़ी में पूंछ उग जाती है। उससे सिद्ध होता है कि जीवों में सभी परिवर्तन वंशागत नहीं होते। इसे जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कहा जाता है। यानी क्या हुआ कि जो बीजमैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सिद्ध किया कि जैसे कि पहले इन्होंने चूहों को, उनकी जो पूंछ थी उसको काट दिया, ठीक है, और 22 पीढ़ियों तक ऐसा करते रहे। लेकिन जब भी बच्चे होते तब भी क्या होता, पूंछें उतनी ही बड़ी उनमें होती। तो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनमें क्या हुआ कि परिवर्तन तो दूर की बात है, उनमें थोड़ी सी भी कमी नहीं हुई, यानी पूंछ की लंबाई भी नहीं घटी। इस तरह से बीजमैन ने चीज़ों को बताया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए आज यहीं तक हम लोग समझ लेते हैं हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ा। हम लोगों ने देखिए डार्विनवाद का सिद्धांत इसको कंप्लीट किया, इसमें तथ्य और परिणाम को देखा, और देखिए इसमें जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, विभिन्नताएं
और वातावरण में अनुकूलन, नई जाति की उत्पत्ति, इन सब चीज़ों को कंप्लीट किया। उसके बाद नव डार्विनवाद को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।